ओके, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, पेज नंबर 4। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मीन्स, इसी चलाएं बोलो। ये पीटीसीएल के शेयर्स हैं, ये यूफोन के शेयर्स हैं। अब पीटीसीएल और यूफोन एक ही हैं, क्योंकि पीटीसीएल ने यूफोन के मेजर शेयर्स खरीदे हुए हैं और पीटीसीएल के पास यूफोन का कंट्रोल है। अब अक्सर ये होता है कि अगर पीटीसीएल के शेयर्स की प्राइस मार्केट में बढ़े तो यूफोन के शेयर्स की प्राइस भी मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई बाप अगर मालदार है तो बेटे की फिक्र ना करो, बेटे के पास भी बड़ा माल होगा। तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इसका शेयर इसके शेयर से प्राइस डिराइव करता है, और अगर कभी पीटीसीएल के हालात बुरे हो जाते हैं तो फिर यूफोन के बारे में भी लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसका क्या बनेगा। तो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होगा, यूफोन के शेयर्स या पीटीसीएल के शेयर्स? यूफोन के शेयर्स, क्योंकि ये अपनी प्राइस का बढ़ना और प्राइस का कम होना किससे डिराइव कर रहे होंगे? पीटीसीएल के शेयर्स से। ओके, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या ईटेबल प्रोडक्ट है? यूफोन के शेयर्स, शेयर्स खाए जाते हैं? नहीं, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ईटेबल प्रोडक्ट नहीं है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट मींस अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू, जो अपनी कीमत डिराइव करती है फ्रॉम अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अंडरलाइंग सिक्योरिटी से मुराद है यहां पीटीसीएल के शेयर्स। बस डेफिनेशन खत्म हो गई है। आगे उसने ऐसी बात की हुई है, मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। हो सकता है यूफोन के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हो सकता है ना बेचे, ये जरूरी नहीं है इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे भी जाते हो। मे बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंक्लूड्स डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इसको अंडरलाइन करके लिख लें, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। वो हम पढ़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5 से पहले सफिकेंट पे एक मिसाल है, वो कर लेते हैं। ज़बानी हो जाएगी ये। अयाज सोल्ड द शेयर्स ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड कंपनीज इन 2020। जी, लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे। ये सिक्योरिटीज हैं या नहीं है? भाई एक ही दफा हो जाए उधर, फिर एंड तक मसला रहेगा। ओके, अयाज सोल्ड द शेयर्स ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड कंपनीज इन 2020। कंपनी ए के शेयर कितने गेन पे बेचे? कंपनी बी के शेयर्स कितने लॉस पे बेचे? अगर हम सवाल सॉल्व करना शुरू करें तो गेन कितना आया, लॉस कितना आया? क्या गेन इतना है कि सारे लॉस को खा जाए? तो लॉस कितना बचा? 2000। अब सवाल यह है कि सिर्फ 2 शेयर्स ही बेचे इसने। ये कल इब्तिसाम की तरह नहीं था कि इसने 6-7 शेयर बेचे, इस बेचारे ने बेचे इसे 2 शेयर। अब अगर बेचे ही 2 शेयर, एक पे ज्यादा गेन आया लेकिन दूसरे पे बहुत ज्यादा लॉस आया। अब वो लॉस ज्यादा हो गया है, गेन कम हो गया। अब सवाल ये है इसने कितना लॉस माइनस करने की कोशिश की थी? 12,000। किस पॉइंट की रोशनी में? 5 के पहले 2 लाइनों की रोशनी में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी।
इन shall be set off only against gain from any other security. कोशिश की, नहीं हो सका। अब सवाल है ये जो 2000 है इसका क्या करेंगे? तो भाई 2000 का ये करेंगे, ज़कात की तरह नहीं है ये। 2000 का ये करेंगे, ये साल कौन सा चल रहा है? 2020। ये जो 2000 नेगेटिव आया है इसको 2021 में माइनस कर लेंगे, पिछले साल वाला। हो सकता है 2021 में कोई 15-16 हजार का गेन आ जाए, तो उसमें से ये वाला 2000 माइनस कर लेंगे। ना हो सका 2022 में माइनस कर लेंगे, ना हो सका 2023 में माइनस कर लेंगे, बस इसके बाद नहीं। अगर अगले 3 साल ये 2000 माइनस हो गया, वेल एंड गुड, ऑब्वियसली वो अगले साल के प्रॉफिट्स में से होगा अगर अगले साल आए। और अगर अगले 3 साल आपने कोई शेयर ना बेचे, फिर ये 2000 कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ इसका न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने एक लॉसेस का चैप्टर पढ़ना है, उसमें ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकली डिस्कस होंगी, तो फिलहाल इसका न्यूमेरिकल कराने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको बात समझ आ गई है। ये 2000 इस साल माइनस नहीं हो सका, 21, 22, 23 में अगले साल के प्रॉफिट में से माइनस करने की इजाजत है। पढ़े जी सफ़े के एंड पे सोल्यूशन, वो डब्बे में। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी फॉर नेक्स्ट 3 years। अगले कितने साल? अगले 3 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अच्छा जी, ये बात लॉ में कहां लिखी हुई है? पढ़ लें। लॉस डेट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, लॉस जो माइनस नहीं हो सका इन करंट ईयर, इस साल, शेल बी सेट ऑफ, इसको माइनस कर लो, अगेंस्ट गेन, गेन में से, सॉरी, loss that has not been set off in current year can be carried forward to the 3 years from the tax year in which the loss was, जिसमें आया उससे subsequent, उसको मिला के नहीं, subsequent 3 years, तो 21, 22, 23। However, ताहम loss can be adjusted only against the gain from disposal of, लेकिन अगले साल भी किस गेन में से माइनस करना है? सिक्योरिटीज के गेन में से, और किसी गेन में से माइनस नहीं करना। तो अगले 3 साल लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करके सिक्योरिटीज के गेन में से माइनस करना। ओके, पेज नंबर 6। 15-20 मिनट लगेंगे इस पे, फिर अदर सोर्स के चैप्टर शुरू करेंगे। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड का मतलब बताएं। लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट डिसअलाउड, लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। वॉश सेल, अगर आप सेल करें बाद में उस सेल को धो दें, तो ये सेल वॉश सेल बन जाएगी। ओके, सेल को धोएंगे। सर्फ लेके आए हैं आज, एरियल है। ओके, मिस्टर कामरान साहब के पास एक पूरा पोर्टफोलियो है शेयर्स का। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब है बास्केट है, एक पूरी बास्केट है। इसमें शेयर्स ही शेयर्स पड़े हुए हैं। कंपनी एक्स के शेयर्स, कंपनी वाई के शेयर्स, कंपनी बी के शेयर्स, कंपनी डी के शेयर्स। इट इज फुल ऑफ शेयर्स। इसमें शेयर्स ही शेयर्स पड़े हुए हैं, शेयर ही शेयर हैं। अब इसने पोर्टफोलियो में से इसको उठाया, अब दे तो नहीं रहेगा, इसको उठाया और बेच दिया। तो 25 जून 2012 को इसको गेन आया कंपनी बी के शेयर्स बेचने पे। गेन आया 70 मिलियन, मिलियन 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 70 मिलियन इसको गेन आया कंपनी बी के शेयर्स बेचने पे। अब इसने क्या किया,
30 जून आ गया, 30 जून को सुबह सुबह 9 बजे परेशान फिर रहा है, कामरान भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, आपकी फजर छूट गई है? कहते नहीं नहीं फजर तो पड़ी थी लेकिन बड़ा परेशान फिर रहा हूं मैं। क्या हुआ भाई कामरान? कहता है वो ना मैं ना गेन पे ना टैक्स ना देने को ना दिल ना क्यों कर रहे हो बार बार, दिल नहीं चाह रहा। कहता है इतना ज्यादा गेन आ गया है, मैं सोचा भी नहीं था कभी इतना गेन आएगा। चलो गेन तो आ गया लेकिन गेन पे मैं और टैक्स नहीं, ये नहीं हो सकता। कहता है मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और स्टिक भी ना टूटे। तो कुछ ऐसा करो कि मैं गेन पे टैक्स ना दूं। अब इसने कहा मैं प्लानिंग करता हूं, प्लानिंग ये है कि कोई ऐसे शेयर ढूंढो जिस पे लॉस आए और वो बेच दो। दुनिया में बड़ी बड़ी गेमें हो रही हैं भाई, दुनिया में बड़ी बड़ी गेमें हो रही हैं। कोई ऐसे शेयर ढूंढो जिस पे बेचो और लॉस आए। अब इसने इस शेयर की मार्केट में कीमत देखी, गेन आ रहा था, इसकी देखी गेन आ रहा था, इसकी देखी गेन आ रहा था, एक इधर शेयर पड़ा हुआ था, इसको उठा के बाहर निकाला और मार्केट में प्राइस देखी, ओए यार जबरदस्त, चला जा। इसको इसने उठाया और मार्केट में जाके बेच दिया। अभी स्टोरी शुरू हुई है, खड़े रहो खड़े रहो। ओके, 30 जून 12 को, 29 को भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, कोई मसला नहीं। 29 जून 12 को जाके इसने जानबूझ के बास्केट में से ऐसा शेयर चुना जिसपे क्या आए, लॉस आए। और मे बी नीचे करके पड़ा हुआ तो कंपनी जेड कर देते हैं इसका नाम। तो कंपनी जेड का शेयर इसने बेचा और माशाल्लाह वाह ही लॉस आ गया, 80 मिलियन का लॉस आ गया। आप बताएं जी ये टैक्स किस पे देगा? जीरो। वो बताए आपको 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में, वो छोड़ें। टैक्सेबल, ये टैक्स किस पे देगा? 0 पे देगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, बड़ा अच्छा बंदा था, गवर्नमेंट के पास बड़ा खुशी खुशी गया और जाके गवर्नमेंट को कहा जी मैं देखें यार, गवर्नमेंट ने कहा यार तुम्हें कामरान, चलो यार कोई मसला नहीं, खैर है, जाओ रोना ना। कामरान हंसता 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 चला गया, चलो अभी टैक्स नहीं देना। अब भाई कामरान ने अपनी गेम ऑन की, he decided to wash the sale. He decided to wash the sale. उसने कहा मैं अपनी सेल को धोता हूं। सेल को कैसे धोते हैं सारे देखते रहिएगा जरा, ऐसा ना हो मिस हो जाए। He decided to wash the sale. He he repurchased, उसने दोबारा खरीद लिए, शेयर्स ऑफ कंपनी जेड ऑन 12 जुलाई, किसी भी दिन खरीद लिए, 12 जुलाई 2012, तकरीबन 14 दिन बाद उसने दोबारा इन शेयर्स को खरीद लिया। बताएं क्या इसने सेल को वॉश कर दिया? क्या इसने सेल को धो दिया? क्या बास्केट में अब इस दिन अगर मैं 12 जुलाई को देखूं ये दोबारा शेयर इधर ही पड़े होंगे? ठीक है, इसने इस चक्कर में खरीद लिया कि शायद शेयर्स पे इस वक्त डाउनफॉल आया हुआ लेकिन फ्यूचर में कभी गेन आ जाएगा। तो अब बताइए क्या बेचना बेचने की नीयत से था या बेचना टैक्स अवॉइड करने की नीयत से था? टैक्स टेम्परेरीली अवॉइड होता है, फ्यूचर में फिर कभी देना भी पड़ जाता है आपको, ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही अवॉइड हो गया है, तो फ्यूचर में कभी देना भी पड़ जाता है, लेकिन आप टेम्परेरीली टैक्स को आपने अवॉइड कर लिया। अब लॉ मेकर कहते हैं जब मुझे पता चला कि तूने शेयर खरीदे हैं, अब मैं तुझे सजा क्या दूंगा, तेरे पिछले साल की कैलकुलेशन मंगवाऊंगा और मंगवा के इस लॉस को क्या कर दूंगा, डिस अलाउ, और अब तुझे किस पे टैक्स देना पड़ेगा, 70 पे। इस जुर्म की सजा क्या मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, डिस अलाउ, और अब आपको किस पे टैक्स देना पड़ेगा, 70 पे। नाउ यू विल पे टैक्स ऑन 70। अब आप 70 पे टैक्स देंगे, नोट कर लें जी। आए भाई सेकंड लास्ट रो में जगह बनवाएं 2 बंदों की। हाँ, उस शेयर को दोबारा खरीद नहीं सकते, ये मनाए, शेयर को दोबारा खरीदना मनाए जिस पे लॉस आया। हाँ जी, स्पेसिफिक टाइम उसने दिया हुआ है, अभी देगा वो टाइम, 1 महीने का टाइम उसने दिया हुआ है जी। सेकंड रो में आए,
जी भाई ये किधर आए, इस रो में आए हैं, जल्दी आए भाई। लास्ट में दो जो भाई बैठे हैं उनमें से एक आगे आए। ये मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लें। ही डिसाइडेड टू वॉच द सेल सो ही रीपरचेज शेयर्स ऑफ कंपनी जेड ऑन 12 जुलाई 12। जी ठीक है, जूम कर दिया मैंने, जूम करें थोड़ा। और करें, हाँ जितना लिखा हो उसको जूम कर दिया मैंने। एडिटिंग में स्क्रीन में पिक्सल फट जाता है। अच्छा, अब सही नहीं आ रहा होगा उधर नजर। वहाँ पर सही आ रहा होगा, लेकिन जब एडिट करेंगे ना पिक्सल फट। चलो ठीक है, कम कर दें। ओके wash sale. If an investor sustains loss on disposal of a security, जी, if an investor sustains loss on disposal of security and in 1 month's period, और 1 महीने के अंदर अंदर, ये देख लें 12 जमा 2 13 14, 14 दिन के अंदर अंदर, और इसने तो 14 दिन के अंदर अंदर ही, एंड इन 1 मंथ्स पीरियड ही और इस बीवी बच्चे, हो सकते हैं अपने नाम के खरीद ले, हो सकते बीवी बच्चों के नाम के खरीद ले, he purchases the same security, he purchases the same security, ये Z, he purchases the same security, thus maintaining his portfolio, ताकि उसको पोर्टफोलियो वही रहे। पोर्टफोलियो इसका वही है, देखें कैसे, ये शेयर्स दोबारा बास्केट में पड़े हुए हैं, पोर्टफोलियो इसका सेम रहा है। पोर्टफोलियो का मतलब है बास्केट, बास्केट की पोजीशन वही रही है। बास्केट में थोड़ा अर्सा पहले भी जेड के पड़े हुए थे और आज दोबारा बास्केट में जेड के शेयर्स पड़े हुए हैं। तो दिस गेम इज नॉट अलाउड। अच्छा, अब इसकी सजा क्या है? सजा टॉप पे लिखी हुई है, कैपिटल लॉस शेल नॉट बी एडमिसिबल इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कैपिटल लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। दोबारा पढ़ें, इफ एन इन्वेस्टर सस्टेन्स अ लॉस, अगर एक इन्वेस्टर को लॉस आए ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेचने पे, एंड इन 1 मंथ्स पीरियड, और 1 महीने के अंदर अंदर, ही और हिज बीवी बच्चे परचेजेस द सेम शेयर, thus maintaining his portfolio। पोर्टफोलियो उसने सेम रखा है, पोर्टफोलियो एग्जैक्ट सेम है। अभी भी जाके देख लें बास्केट में कंपनी जेड के शेयर पड़े होंगे। ओके, टैक्स स्वैप सेल, टैक्स स्वैप सेल। ओके, कंपनी जेड जूते बनाती है, शूज। इसने क्या किया, बड़ा तेज था, कंपनी जेड के शेयर नहीं खरीदे,
किसने कंपनी वाई के शेयर्स खरीद लिए, लेकिन वो भी जूते बनाती थी। जैसे बाटा के शेयर बेच के सर्विस के शेयर खरीद लिए, वो भी जूते बनाती थी। ताकि मेरे पास जब गवर्नमेंट आए और आके कहे कि तुमने उसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, तो मैं गवर्नमेंट को कहूं कि मैंने उसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, हाँ उससे मिलती जुलती के खरीद लिए हैं, तो पॉइंट 3 कहते हैं इसकी भी इजाजत नहीं है। वजह यह है, आम तौर पे अदर कोई केस हो उसकी और बात है, आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर कभी गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आए तो वो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है जी जूते इंपोर्ट करने की इजाजत है चाइना से, तो ना सिर्फ अब बाटा के जूतों की सेल गिरेगी बल्कि सर्विस के जूतों की सेल भी गिरेगी। और अगर गवर्नमेंट वही कह दे कि इंपोर्ट करने की इजाजत बंद, तो ना सिर्फ अब बाटा की सेल बढ़ेगी बल्कि सर्विस की सेल भी बढ़ेगी। तो आमतौर पे गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन सारी जो जितनी भी इंडस्ट्री में सारी कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसलिए इसकी भी इजाजत नहीं है कि आप मिलते जुलते शेयर खरीदें। सेम शेयर तो खरीद नहीं सकते, मिलती जुलती कंपनी के शेयर भी खरीदने की इजाजत नहीं है। ओके, टैक्स स्वैप सेल मैं पढ़ता हूं, फिर कुछ नोट करना हुआ कर लीजिएगा, पढ़ने के बाद शायद नोट करने की जरूरत ना पड़े। इन दिस केस इन्वेस्टर हु रियलाइज द लॉस, कितना लॉस आया 80, हु रियलाइज द लॉस डज नॉट रीपरचेज द सेम शेयर, नहीं खरीदेगा वो, डज नॉट रीपरचेज द सेम सिक्योरिटी। इन दिस केस, ये पूरा केस है, इन दिस केस ही चूजेज, वो चूजा है, चूज करेगा। इन दिस केस he chooses another similar share in the, ये शर्त है, इंडस्ट्री सेम होनी चाहिए, इन द सेम सेक्टर। थ्रू दिस, ऐसा करके, अब वो बताने लगे उसने गेम क्या डाली है। थ्रू दिस he has avoided the tax, eliminated, avoided ही होता है। थ्रू दिस he has avoided the tax and has also maintained the portfolio at same risk। पोर्टफोलियो सेम नहीं रहा, पोर्टफोलियो का रिस्क सेम रहा है। स्लैश कर लें बीच में, स्लैश रिटर्न, सेम रिस्क प्रोफाइल रखी है, सेम रिटर्न प्रोफाइल रखी है। मानना कि अब सेम पोर्टफोलियो नहीं है, सेम पोर्टफोलियो तो हो ही नहीं सकता, वो तो तब होता जब इधर भी जेड होता इधर भी जेड होता। पोर्टफोलियो सेम नहीं रखा, बल्कि क्या सेम रखे, सेम रिस्क चूज की वजह से एंड सेम रिटर्न। तो बस उर्दू में लिख लें, अब वो कंपनी एक्स की बजाय, क्या मिसाल क्या नोट करनी है, उर्दू में लिख लें आगे। अब वो कंपनी जेड की बजाय, अब वो कंपनी जेड की बजाय उसी इंडस्ट्री के किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेगा। अब वो कंपनी जेड की बजाय उसी इंडस्ट्री की किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेगा, ताकि क्या हो, सो दैट ही कैन मेंटेन द रिस्क एंड रिवॉर्ड एट सेम लेवल। सेम शेयर नहीं खरीदे, रिस्क रिवॉर्ड को सेम रखा है। It is called as tax swap sale, tax swap sale. Okay. ये ब्रोकरेज हाउस नंबर 1 है, ये ब्रोकरेज हाउस नंबर 2 है। ब्रोकरेज हाउस नंबर 1, ब्रोकरेज हाउस नंबर 2, इनका मतलब ये वो होते हैं जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। लाखों में शेयर्स पड़े होते हैं इनके पास, इनकी बास्केट में। ये इन्वेस्टर नहीं होते,
इसमें ये ब्रोकर होते हैं, इनके पास बास्केट में लाखों शेयर पड़े होते हैं। तो इनके साल के एंड पे ओवरऑल गेन था 250 मिलियन और इसका ओवरऑल गेन था 360 मिलियन, दो ब्रोकरेज हाउसेस का। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि भाई क्या करें यार, तूने 250 पे टैक्स देना है, मैंने 360 पे टैक्स देना है, क्या करें? तो इन्होंने कहा कि भाई क्या करें, बता दें क्या करें। साल के एंड पे कुछ शेयर तुम मुझे बेच दो और कुछ शेयर मैं तुम्हें बेच देता हूं, लेकिन ये होंगे वो जिन पे सिर्फ क्या आ रहा हो, लॉस। तो वो एक दूसरे को बेच देते हैं, बाकी भाई हैं हम दोनों। जैसे ही साल खत्म होगा और अगला साल शुरू होगा तो हम दोबारा खरीद लेंगे शेयर्स। तो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस ट्रेड। ये इसको शेयर बेचेगा, ये इसको शेयर बेचेगा, बल्कि ऐसे कर ले, हाँ, ये इधर से जाएंगे और इसके शेयर इधर जाएंगे, लेकिन सिर्फ कौन से वाले, लॉस वाले। बस न्यूमेरिकली तो ये नहीं आना, इसलिए क्या नोट करने की जरूरत। तो इसमें सिर्फ उन शेयर्स को बेचा जाता है जिनके ऊपर लॉस आए, ताकि साल के एंड पे ओवरऑल जो नेट पोजीशन हमारी बने उसमें लॉस ही शो हो रहा हो। पढ़ लेने दे पहले। वेयर कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेशन से होगा या ऐसे ही हो जाएगा भाई? तो नोट्स की तरह देखो ना यार, क्या कर रहे हो। वेयर कोऑर्डिनेटेड, पूरी कोऑर्डिनेशन होती है इसमें। गेम डलने से पहले आपको पता है पूरी कोऑर्डिनेशन होती है। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग, ओहो इधर के शेयर उधर जा रहे हैं, उधर बोरियां उठा के उधर जा रहे हैं, ब्रोकरेज वन से बोरियां उठ के इधर आ रही है। भाई ये क्या है बोरियों में? अच्छा जी, वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन द टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम इन्वेस्टर, इसकी मैंने मिसाल नहीं दी, और बिटवीन टू रिलेटेड ब्रोकरेज हाउसेस, दो ब्रोकरेज हाउसेस के दरमियान ये गेम हो रही है। इज अंडरटेकन, की जा रही है टू मसनूई तौर पे रिकॉर्ड अ लॉस, ताकि मसनूई तौर पे एक लॉस रिकॉर्ड हो जाए। क्योंकि ये मसनूई लॉस इसलिए है कि अगले साल इनको खरीद भी लेना है वापस। टू आर्टिफिशियली रियलाइज अ लॉस विदाउट सेलिंग द सिक्योरिटी टू एन, रास्ते में ब्रोकरेज हाउस 3 वाला मिला, कहता है ये बोरी मुझे दे दो, लुट मची हुई तुम्हें बोरी दे दें, तो तुम तो गेम में शामिल ही नहीं हो, और हमने तुम्हें बेच दिए, तुमने बाद में खरीदने नहीं देने, जाओ तुम साइड पे हो। तो तीसरे को नहीं बेचने बीच में, तीसरे को कानो कान खबर ना हो, नाको नाक, कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए। इज अंडरटेकन टू आर्टिफिशियली रियलाइज द कैपिटल लॉस विदाउट सेलिंग द सिक्योरिटी टू एन आउटसाइडर, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देना, वरना वो कोऑर्डिनेटेड रीशफलिंग नहीं करने देगा, वो तो खुद आपको शफल करके रख देगा। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम इन्वेस्टर, ऐसा भी होता है कि एक बंदे का अकाउंट लाहौर में हो, उसी बंदे का अकाउंट कराची में हो, तो अपने अकाउंट से ही शेयर दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देता है, उसको भी ये छोटे लेवल की गेम है, ये गेम ही है छोटी सी। वेयर कोऑर्डिनेटेड रीशफल ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन टू रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ सेम इन्वेस्टर, बंदा एक ही है, उसके अकाउंट 2-3 बने हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से शेयर ट्रांसफर कर रहा है, या असल बात ब्रैकेट में लिखी हुई है, और बिटवीन टू ब्रोकरेज हाउसेस इज अंडरटेकन। ऐसा क्यों किया? टू आर्टिफिशियली रियलाइज द कैपिटल लॉस, ताकि मसनूई तौर पे एक लॉस आ जाए, विदाउट सेलिंग द शेयर्स टू एन आउटसाइडर। हाँ, किसी बाहर के बंदे को शेयर नहीं बेचे। चलें जी, तीनों पॉइंट्स पढ़ लें दोबारा। हाँ, वो लिखा नहीं हुआ, बस 1 मंथ ही कर लो। जी, क्या क्या समझ नहीं आ रही मुझे? अच्छा, ओके, पढ़े।
टू रिलेटेड अकाउंट ऑफ सेम इन्वेस्टर का मतलब है एक ही बंदा है, इंजमामुल हक, लाहौर के अंदर भी उसका अकाउंट है स्टॉक एक्सचेंज में बना हुआ, कराची में भी स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बना हुआ है, और अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सिर्फ वो वाले शेयर शिफ्ट किए जिन पे लॉस आए। हाँ, ओवरऑल देखेगी आमतौर पे, पुराने वैसे उसमें ऐसे होता था, अब तो वैसे ही ओवरऑल एक स्टॉक एक्सचेंज बन गई, अब ये मसला नहीं आता। सही कह रहे हो आप। जी भाई, इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी रूल्स आते हैं, तो ये रूल्स में रूल 13F है। इससे पहले भी एक दफ़ा रूल पढ़ा था हमने, रूल जहां आया करें उसको हाईलाइट कर लिया करें। 6-7 जगह पूरी किताब में रूल है। कभी पेपर में सवाल आए रूल्स की रोशनी में जवाब देना है तो फिर इस तरह आप जवाब देंगे। अच्छा जी, एक और रूल आ गया है, रूल 13H। ये नोट को ब्रैकेट में ले लें, ये जो नीचे नोट आ रहा है इसका रूल से ताल्लुक नहीं है। रूल 13H एक लाइन का है। ओके, इसी पेज पे रहे, पेज 6 में। रूल 13H, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। भाई आम रूल ये है कि आपने टैक्स जमा कराना है साल के बाद, बल्कि हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में कि 30 जून को जब साल खत्म होता है उसके भी 3 महीने मिलते हैं आपको बाद में। 30 सितंबर तक आपने टैक्स जमा कराना होता है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे गुस्सा चढ़ा कि भाई साल खत्म हो जाते हैं, 3 महीने में लटकाई रखते हैं और टैक्स नहीं देते। तो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज में रूल बदल दिया कि सिक्योरिटीज के केस में आपने साल बाद टैक्स जमा नहीं कराना, आपने हर 3 महीने बाद टैक्स जमा कराना है। और जमा कैसे कराना है? 3 महीने जब एंड हो जाया करेंगे तो एंड होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने आके टैक्स जमा करा देना है। अब पहले 3 महीने कब एंड होंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में एंड होंगे, तो 30 सितंबर का टैक्स कब तक जमा कराएंगे? और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 7 जनवरी तक। मार्च का और जून का 7 जुलाई तक। पढ़ें, हेडिंग क्या है? पेमेंट ऑफ एडवांस। एडवांस में दे दें या साल के एंड पे दें? एडवांस में दे दें, साथ साथ देते रहें, साल अभी खत्म नहीं हुआ फिर भी दे दें, खैर है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये रूल सिर्फ एओपी और कंपनीज के लिए है। इंडिविजुअल्स को अभी भी रिलैक्स रखा गया है। एवरी इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा क्या? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसकी? एडवांस टैक्स की ऑन कैपिटल गेन। विद इन 7 दिनों के अंदर अंदर स्टेटमेंट फाइल कर दिया करेगा। आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड विल पे द टैक्स, और स्टेटमेंट के साथ टैक्स भी जमा कराएगा। तो सितंबर वाला कब जमा कराएगा? 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को जरूरी नहीं है, 7 अक्टूबर से पहले भी आ सकता है। और दिसंबर वाला 7 जनवरी तक, 7 जनवरी से पहले भी आ सकता है। ओके, अगर वो ओवरऑल फिर एंड पे आपने दोबारा कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा जी, नोट, इफ द सोल, एक कंपनी है वो कहती है कि जी मेरा काम ही शेयर खरीद के बेचना है और उन पे डिविडेंड कमाना है। अब सवाल ये है, इस कंपनी को कैपिटल गेन के चैप्टर में गिराएंगे या बिजनेस के चैप्टर में गिराएंगे? एक कंपनी कहती है मेरा काम ही ये है, मैं और कोई काम ही नहीं करती, मेरा काम ही शेयर खरीद के बेचना है। पढ़ के बताया करें। इफ द सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट, आगे लिखे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, if the sole business of the company is to manage its investments in shares in different subsidiaries
देन इनकम ऑफ द कंपनी वुड बी, क्या क्या कमा रही होगी? अंडे और पूरी मुर्गी बेच देगी, एंड कैपिटल गेन। सच इनकम वुड बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम, ये इनकम बिजनेस में जाएगी ना कि कैपिटल गेन में। हालांकि क्या बेच रही है? शेयर्स। हालांकि शेयर्स बेच रही है, फिर भी इस चैप्टर में फॉल नहीं करेगा क्योंकि इसका मेन बिजनेस ही क्या है? लेकिन ये रूल कंपनीज के लिए है सिर्फ, अंडरलाइन करें। इफ द सोल बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज टू मैनेज इट्स इन्वेस्टमेंट्स, ये बात सिर्फ किसके लिए है? कंपनीज के लिए। जी मोहतरम, क्या सवाल था? अच्छा, मैं कर दें भाई, थोड़ी देर के लिए ओएसी बंद कर दें। जी हाँ, पेज नंबर 5 के एंड पे 2 लाइंस रह गई थी, वो देख ले जरा। FIFO weighted average. Gain on security shall be computed on the basis of FIFO method, and if the shares are sold on same day, then average method will be applied. Okay. ये भी न्यूमेरिकली पूछे जाने का चांस नहीं है बहरहाल। आपने शेयर खरीदे कंपनी बी के और फिर दोबारा कंपनी बी के शेयर खरीदे। ये आपने खरीदे 1 जनवरी को, या आपने खरीदे 6 जनवरी को। 10 शेयर आपने खरीदे 40 रुपए के एतबार से, और फिर 5 शेयर आपने खरीदे 45 रुपए के एतबार से। इस वक्त आपकी बास्केट में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? 15। 10 शेयर कितने रुपए के खरीदे थे? और 5 शेयर 45 के। आपने 9 जनवरी को कंपनी बी के 3 शेयर्स बेच दिए, 3 शेयर बेच दिए फॉर ₹70 ईच। अब सवाल है कि गेन कैसे आएगा? तो गेन होता है A माइनस बी, वेयर A इज द consideration and B is the cost। कौन से वाले बेचे हैं? 40 रुपए वाले बेचे हैं या 45 रुपए वाले? कितने लोग कह रहे हैं 40 वाले बेचे हैं? कितने लोग कह रहे हैं 45 वाले बेचे हैं? भाई सेम डे को तो नहीं बेचे, सेम डे पे वेटेड एवरेज लगना है। नीचे देखिए ना, सेम डे पे कौन सा लगना है? वेटेड एवरेज। वरना कौन सा लगना है? FIFO। अब ये जो 3 है ये कौन से वाले होंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन कौन से हुए थे? 40 वाले। तो फिर आउट भी कौन से हुए होंगे? फर्स्ट 40 वाले। तो 40 और 45 की एवरेज नहीं लेनी। अब गेन कैसे निकलेगा? 3 इंटू कॉस्ट। मसला पड़ गया ना, 40 लें या 45 लें। तो एज्यूम करेंगे ऊपर वाले 10 में से बेचे। इट इज कॉल्ड एज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर 11 बेचते तो 10 40 रुपए वाले होते, तो 3 इंटू 40 जी 120। इट इज अ गेन जो भी आया। तो ये आप FIFO की एग्जांपल लिख सकते हैं। जो पहले आए वो पहले गए। समोसे की दुकान वाले भी ऐसे करता है, पहले कल वाला समोसा बेचता है, सुबह सुबह 9-10 बजे तक बिक जाते हैं वो, फिर आज वाले बेचना शुरू करते हैं।
जी जी, सेम डे का मतलब है यकम जनवरी, यकम जनवरी, यकम जनवरी, जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया, फिर एवरेज लेनी पड़ेगी। आ सकते हैं, इस अभी तो नहीं होगा ना, अभी तो डिफरेंट डेट्स वाले हैं। अगर सेम डे हो तो फिर आप क्या करोगे, वही वाला 40 इंटू 10 प्लस 45 इंटू 5, 40 इंटू 5 टोटल आएगा, टोटल को डिवाइड करोगे 15 पे, एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। ओके, पास पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 2, explain the term capital asset as referred in income tax ordinance 2001। तो भाई ये अजीब सी इसने पूछी है डेफिनेशन। इसमें आप कैपिटल एसेट को डिफाइन कर रहे होंगे लेकिन उसकी एक्सक्लूजन्स बता रहे होंगे सिर्फ। तो कहते हैं मुझे बताओ कैपिटल एसेट एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो ऑब्वियसली आए आप पेज नंबर 1 पे। भाई डब्बे वाली कोई भी बात पेपर में लिखने की इजाजत नहीं है आपको। अब आप ये नहीं कह सकते मैं मिसालें दे आऊं, और कैटेगरी 1 2 का लफ्ज तो वैसे ही नहीं लिखना, वो तो हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। तो व्हाट इज द टर्म कैपिटल एसेट, बस 0.5 पूरा लिख के आ जाना। इसमें पहले दो लाइनें लिखेंगे, फिर आगे एक्सेप्शंस आ जाएंगी A B D। अब वो पूछ आपसे कैपिटल एसेट रहा है लेकिन आप डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे, और अनलकीली डेफिनेशन में सिर्फ एक्सेप्शंस हैं। बहरहाल हम मजबूरन यही लिख के आएंगे बस, एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट। ओके, पॉइंट नंबर बी, मिस्टर शहबाज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल earned ₹7 lakh from the sale of assets as shown below. Required, discuss the treatment and the implications of each of the above transaction under income tax law, giving brief reasons to support your conclusion. Okay, number 1, shares of unlisted, चलें पहले ठीक है, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक ही होगी लेकिन बहरहाल हमारी नज़र में प्राइवेट है बिकॉज ओके जी। कितने का शेयर खरीदा? 5 लाख का। कितने का बेचा? 9 लाख का। गेन कितना आया? 4 लाख। ओके, गेन उसने खुद ही बताया हुआ 4 लाख। होल्डिंग पीरियड 15 जुलाई 8 के बाद जब मारे 15 जुलाई 9, साल हो गया। साल से आगे 2-3 महीने डालने पड़ेंगे, तो होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। अच्छा, गेन आया लॉस आया? गेन के लिए कौन सा सेक्शन है और लॉस के लिए कौन सा सेक्शन है? पेज नंबर 1 सेक्शन 37 की हेडिंग पढ़ें, सफ़े के टॉप पे। पेज नंबर 1 पे सफ़े के टॉप पे क्या हेडिंग है सेक्शन 37 की? कैपिटल गेन। और पेज 3 पर सेक्शन 38 की क्या हेडिंग है? डिडक्शन ऑफ लॉसेस। खोला हुआ है पेज 3 ने, दिखाओ मुझे इधर से। ओके, डिडक्शन ऑफ लॉसेस इन कंप्यूटिंग द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सेक्शन 37 गेन्स की बात करे, 38 किसकी बात करे? अब जरा देख के ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं भाई, थ्योरी के सवालों को कैसे पेपर में डील करना है। अब मुझे बताएं गेन वाला जवाब दे के आएंगे या लॉस वाला? गेन वाला। अब गेन में क्या लिखना है? 0.5 लिखने की जरूरत नहीं, 1 नंबर है, पहले याद रखिएगा, हर एडजस्टमेंट का 1 नंबर है। मेरे ख्याल से 0.1 और 3 काफी होगा। 0.1 और 3 काफी होगा। 0.1 में क्या लिखेंगे? अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। पहले हेड बताएंगे मेरे भाई, हेड बताना बहुत जरूरी है। आपने ये अज्यूम किया होता है उसे हेड पता है, उससे तो फिर सब कुछ पता है। पेपर में लिखा है कि नहीं तुम्हें सब कुछ पता है, मैं कुछ नहीं लिख रहा।
तो ये क्यों एज्यूम करते हैं कि उसे पता है कि ये कैपिटल गेन है? आपने उसे बताना है कि आपको भी पता है ये कैपिटल गेन है। तो पॉइंट 1 लिख के आएंगे 37 का, और पॉइंट वैसे 2 लिख के आने की जरूरत नहीं है एक नंबर के लिए, आप क्या क्या चलें, लेकिन 3 लिखना जरूरी है। Where the holding period of capital asset is more than 1 year, the gain on the disposal shall be calculated amount of the gain into 3/4. आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के आगे लिखा 37 का 1 and 3, 37 का 1 लिख के आएंगे और 37 का 3 लिख के आएंगे, इसी चला दें। ओके, नेक्स्ट। नाउ गाइस कम ऑन, स्कल्पचर कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना नुकसान आया, 1 लाख का नुकसान आया। ओके, लॉस का सेक्शन लगाएंगे, गेन का, लॉस का। आ जाए जी, कौन सा पॉइंट? 1 पॉइंट, माशाल्लाह, उतारे बंदा जूता और कुछ ना कहे बच्चे को। पॉइंट नंबर 5 स्कल्पचर का लॉस है ना। पॉइंट 5 पढ़े जरा पेज 3 पे। नो लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ, इससे पहले एक लफ्ज लिखाइएगा, स्कल्पचर बीइंग अ पर्सनल, लिखें जरा, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। स्कल्पचर बीइंग अ पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी is a capital asset sculpture being a personal movable property is a capital asset. However बोलें, आगे बोलें। However के आगे वो 0.5 लिख देना। However no loss, ये याद किया है ना आपने 0.5 घर में, बस उसकी वाली उसकी इंग्लिश लिख दें। खोल के क्या देख रहे हैं, याद है आपको? However no loss shall be recognized on the disposal of sculpture. स्कल्पचर पे कैपिटल लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन 2 भी आपने करके आना है, क्वेश्चन 9 भी करके आना है घर से। क्वेश्चन 9 में 0.3 नहीं करना आपने अभी, क्योंकि मैंने बिजनेस का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन 9 में 0.3 नहीं समझ आएगा आपको। ओके, क्वेश्चन 7 करते हैं जी। 7 का ए, what do you understand by the term security and what do you understand by the term, ये 2 डेफिनेशन इसने मांगी है मुफ्त के नंबर। ओके, आगे चलें। पॉइंट नंबर बी, आप सोतों को जगा दें जरा, मिटा दो सब, देखी जाएगी। भाई इस साइड से मिटाओ, मोहतरम जल्दी आए, इस साइड से मिटाएं, हरी आप मैन, जल्दी 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 इस साइड से मिटाओ, उनसे पहले मिटाना है भाई, आस्ते आस्ता। नहीं बैठे रहो भी, मैं ओके। 7 का भी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये पता नहीं क्यों लिखते हैं, हमें पता है टैक्स का पेपर चल रहा है, चलें बहरहाल। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कंप्यूट द टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओ तेरी खैर, गेन और लॉस निकालना है, हेड भी बताना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक और प्राइवेट फॉर टैक्स पर्पसेस, इनकम टैक्स की नजर में, कंपनी लॉ की नजर में नहीं। Ashik has 5,000 shares in Rumi Private Limited. Okay. Give reasons whether the Rumi is public or private. ये तो बताना है ना।
आशिक हैज 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कंपनी कौन है फिर? रूमी प्राइवेट लिमिटेड। आशिक अपने आप को कंपनी कहे, ही इज एन इंडिविजुअल। रूमी प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। रीजंस किसके बारे में देनी है? रूमी के बारे में, कि रूमी प्राइवेट है या पब्लिक है। वैसे लिखा प्राइवेट हुआ है लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा। रूमी अपने आप को क्या कह रहा है? प्राइवेट। 52% of the shares of the RPL are held by Delta PLC, which is owned by British government. Oh. So guys, here is British government for you people. स्पेलिंग सही कर लीजिएगा अगर गलत है। अच्छा जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीच में कंपनी है, दैट इज डेल्टा, और पीएलसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी कहते हैं इसे। बहरहाल, which is owned by British government. 52% shares of Rumi are held by Delta. Here is our company, Rumi Private Limited. So here is 52%. This one आप बता दें कितना है, आगे नहीं पढ़ने की जरूरत। 52% of shares of RPL are held by Delta, which is owned by British government. अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या एज्यूम कर ले? 100% ही होगा। ओन्ड, इसका मतलब मैं ले रहा हूं 100%। तो अब पढ़े, इंग्लिश समझ आएगी नीचे देखे बगैर। 52% ऑफ शेयर्स ऑफ रूमी प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड बाय डेल्टा। जागते रहना भाइयों। 52% शेयर्स ऑफ रूमी प्राइवेट 52% शेयर्स ऑफ Rumi Private Limited are held by, which is owned by British government. Okay. बस ऐसा करते हैं ना, आगे जाने दें, आगे जाने दें। पहले तो लिख देना, लिखना शुरू करें सोल्यूशन। पहले तो लिखेंगे as more than, बल्कि ठहरे, वो आप पहले लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे। लिखें, a company will be considered as a public company. A company will be considered as a public company if, अब आगे ऐसा करें चैप्टर, अब नोट्स का पेज 1 निकाल के लिख दें, आगे देख के नोट्स का पेज 1। नोट्स के पेज 1 में ए बी पॉइंट, ए बी में सेकंड बुलेट, इफ एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर, मैं बीच में स्किप कर रहा हूं, एटलीस्ट से शुरू करा रहा हूं। पेज नंबर 1 नोट्स का पेज नंबर चैप्टर 5, जहां पब्लिक कंपनी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें सेकंड बुलेट, इफ एटलीस्ट 50% of the shares are held by a foreign company, owned by a foreign government. ये लाइन लिखें as it is. If 50% of the shares are held by a foreign company owned by a foreign government. ये रूल लिखा है या सिनेरियो से लिंक किया है? अभी रूल लिखा है सिर्फ, अब सिनेरियो से लिंक करें। गिव रीजंस, गिविंग रीजंस, अब रीजन अब लिखें। इन दिस केस डेल्टा होल्ड्स 52% shares of RPL further, full stop, further Delta is owned by British government. Delta is owned by British government. So बता दें, so RPL is a public company. बस साबित हुआ कि RPL पब्लिक कंपनी है।
अब दो बातें रह गई, गेन कितने और किस हेड में जाना है, ये रह गया ना, गेन कितने और किस हेड में जाना है, ये दो बातें रह गई। सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट गेन लॉस, अभी हमने नहीं किया। अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट। ओके पढ़ते हैं जी आगे। शेयर कितने हैं आशिक के पास? आशिक इनहेरिटेड दीज शेयर्स फ्रॉम हिज डैड ऑन एकम जनवरी 14। अच्छा, इनहेरिटेंस वाले शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है? किस दिन की? जिस दिन इनहेरिटेंस में मिले। इस फादर हैड परचेज दी शेयर्स ऑन 31 मई 12। ये बात हमारे लिए रेलिवेंट है, और आगे 250 भी काट दें, हमें इससे कंसर्न नहीं अब्बू ने कितने रुपए के खरीदे, हमें किससे कंसर्न है? आशिक को जिस दिन मिले उस दिन उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस वाज 300। इसको गले लगाएंगे हम, 300 इज द रियल थिंग। बड़ी ईद आ गई, छोटी ईद आ गई, 300 चाहिए था हमें। ओके, तो खुशी से 300 की तरफ ज़ियारत करें और 250 को घूरें। ओके, घूर लिया, चलें आगे जी। भाई आशिक को कितने के शेयर पड़े, कितने वाले शेयर मिले? 300 वाले। किस दिन? ऑन 30/15, हमारे साल के आखिरी दिन। आशिक सोल्ड 2500, सारे नहीं, 2500 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू को मार्केट वैल्यू कहते हैं, व्हेन द ब्रेकअप वैल्यू वाज 350 पर शेयर। ब्रेकअप वैल्यू को मार्केट वैल्यू क्यों कहते हैं भाई? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिक नहीं रहे होते, तो फिर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की अगर मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो देखा जाता है अगर आज कंपनी ब्रेक करें तो इसका शेयर कितने का बिकेगा, तो इसलिए इसको ब्रेकअप वैल्यू कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए ब्रेकअप वैल्यू का लफ्ज़ किसके मुतबादिल है? ये मार्केट वैल्यू है। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। कैसा कॉन्सेप्ट? कि बेचा शेयर 325 का, बाजार में 350 का था। इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, वो यहां मैं अप्लाई करा देता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक जगह के कैपिटल गेन के लिए भी यही रूल है, वो भी किसी जगह पढ़ेंगे हम, लेकिन एक मिलता जुलता रूल प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, अगर याद आ रहा हो। क्या? रेंट एक्चुअल और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर, वो ऐड होता है। अब बता दें ये शेयर बाजार में बिक कितने का रहा था, लेकिन शायद मैं कह रहा हूं शायद जानने वाले को बेचा है, तो बेचा बेचारे ने कितने का? इन दोनों में से हायर क्या है? 350। तो हम हायर को लेंगे भाई, 350 को लेंगे, 325 को नहीं लेंगे। तो लिखें प्रॉपर्टी की तरह यहां भी प्रॉपर्टी की तरह यहां भी कंसिडरेशन इज हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट। ये बात हमने यहां पढ़ी नहीं, लेकिन आगे पढ़ेंगे कहीं, एक्चुअल और फेयर मार्केट। अच्छा भाई, अब दो सवाल दोबारा देख लें ऊपर क्या है। नंबर 1 कंप्यूट गेन लॉस निकाल लेते हैं अभी, और दूसरा काम क्या करना है? करेक्ट हेड ऑफ इनकम बताना है। अच्छा जी, कल वाले डायग्राम ज़हन में है? खोले, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, डिविडेंड। क्या ये सैलरी है? क्या ये बिजनेस है? क्या ये कैपिटल गेन है? यस वालों को बंदा भाई कैपिटल गेन के आगे लिखें, क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट, ज्वेलरी, कॉइन। इट इज नॉट कैपिटल गेन, इट इज नॉट कैपिटल गेन। इज इट अदर सोर्स? इज इट प्रॉपर्टी? इज इट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? इज इट गेन ऑन सिक्योरिटी? इट इज अ सेपरेट ब्लॉक इनकम, इट इज नॉट कैपिटल गेन। अगर आपने इसको कैपिटल गेन कह दिया, मसला यही तो कल सिखाया था। अगर मैं कहा था इसको 2 दफा घर जाके बनाना है, वो जो ट्री बनाया था कल, तो इट इज नॉट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन के चैप्टर में है, माजरत बस ये कैपिटल गेन के चैप्टर में है, बट इट इज नॉट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसको कैपिटल गेन इनकम खींचतान के कहा जा सकता है, लेकिन सेपरेट ब्लॉक है, अलग करने के लिए याद रखना है ये सेपरेट ब्लॉक है। तो ये इसका हेड ऑफ इनकम हो गया। और अगला सवाल, कंप्यूट द गेन और लॉस, गेन और लॉस निकालना है। तो इन दो सवालों के जवाब हम इधर दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर बी कर रहे हैं हम, बी का पॉइंट 1 कर रहे हैं। ओके जी, हेड लिख देते हैं पहले, गेन या लॉस ऑन सिक्योरिटी, ये इसका हेड है। इट इज चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक अंडर सिक्योरिटीज। इट इज चार्जेबल, इस तरह लिख सकते हैं, इट इज चार्जेबल एज सेपरेट ब्लॉक इनकम। ये सेपरेट ब्लॉक है बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी। अच्छा जी, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन जी, कॉन्सिडरेशन बोले बोले माइनस कॉस्ट। अब्बू ने कितने का खरीदा था? याद है, ज्वेलरी गिफ्ट की थी अब्बू ने, जो मेन एग्जाम में जब अब्बू ने कितने का खरीदा था? वैसे बताएं कितने का खरीदा था, हमें इससे कंसर्न नहीं। जिस दिन हमें मिला उस दिन कितने का था? 300 का। लेकिन बेचे कितने शेयर्स हैं? 2500। ये 2500 हमें कितने में पड़े थे? 300 में जी, 755। ये कॉस्ट आ गई। अच्छा, सेल प्राइस आखिरी पॉइंट में 2 दी हुई, आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें जरा, आखिरी लाइन दोबारा पढ़ें। बाजार में कितने का बिक सकता है, लेकिन बताएं कि हमने कितने का बेचा। तो एक्चुअल और फेयर मार्केट, विच एवर इज हायर। आप बता दें कंसिडरेशन जो हायर वाली है, हायर ऑफ 325 और बोले बोले 325 और 350 में से हायर लेंगे। हायर क्या है? 350। अब बताएं 2500 इंटू 350, 875 000। कंप्यूट द गेन और लॉस, इट इज गेन। चलें जी, नोट करें। थोड़ा पहले बताना था, कल कर लेते हैं। अच्छा, एंड की बात, ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट बी रहता है। तो जल्दी ये नोट करें, 1 मिनट लगाएं। ओके, पॉइंट 2 पढ़ें। पढ़ो 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 पढ़ो, क्या कर रहे हो इधर के देख रहे हो? व्हाट वुड बी योर आंसर, या योर साथ वाला, व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1 अबव। अब आप हंस रहे होंगे, 1 का आंसर दिया नहीं अभी हमने। अच्छा चलें, व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1 अबव if 40% of shares of Rumi were held by, नहीं छोड़े छोड़े, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, उससे लिंक ना करें, उससे लिंक ना करें। if 40% of shares are held by provincial government, 48% by
ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड 12% बाय इंडिविजुअल्स। जी बताएं बताएं बताएं, हाउ वुड योर आंसर विल डिफर। अब ये रूमी क्या बन जाएगी, वाई प्राइवेट। ये भी 50 ऑन नहीं करा, ये भी 50 ऑन नहीं करा, लिस्टेड भी नहीं है। तीन ही बातें थी ना, ना ये 50 ऑन कर रहे हैं, ना ये 50 ऑन कर रहे हैं, ना ये। तो अब बता दें हमारा सॉल्यूशन कैसे बदलेगा। रीजंस क्या देके आएंगे कि गवर्नमेंट ऑन नहीं कर रही, इसलिए ये प्राइवेट कंपनी है। और हमारा आंसर डिफर कैसे करेगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान अरसा बताएं। जिसने अब्बू ने खरीदा वो नहीं, जिसने इसको मिला। खरीदने बेचने की तरह अरसा बताएं, आप तारीखें बता रहे हैं। 1 साल से ज्यादा, ओके। अब इसकी तस्वीर खींच लें। ये आपका आंसर चेंज हो गया है। ये जो मैंने रेड से किया है, इट इज चेंज इन योर आंसर। ये आपका आंसर चेंज हो गया है। नाउ इज इट अ सिक्योरिटी और कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक और नॉर्मल, नॉर्मल टैक्स रिजीम। और अब गेन को भी 75% पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है सिक्योरिटीज में 75% का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन में है। अदर सोर्स हम शुरू नहीं कर सके आज। हाँ जी, ये इधर आप चलते रहने दें इसको।